अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामा की उम्र तो ज़्यादा न थी कि उसे शादी की फ़िक्र होती, मगर वह घर में सबसे बड़ी थी। यही वजह थी कि हर तरफ से शादी का रुख उसकी जानिब ही होता था। घर में उसकी शादी को लेकर अब्बा अम्मा परेशान थे या नहीं, मगर वो किसी लम्हे भी इस फरीज़े से बेपरवाह नहीं थे। हर दूसरी शादी के तज़किरे में साइमा का जिक्र आ ही जाता। वो हर बार अपना नाम सुनकर घबरा जाती। उसके दिल में बस अपनी अच्छी और बुरी किस्मत के ख़यालात गर्दिश करने लगते। जिस मुकाम पर वो खड़ी थी वहाँ ऐसे ख़यालात का आना फितरी सी बात थी। उम्र के इस हिस्से में सवाए अपने मुस्तकबिल के फ़िक्रमंद होने के और कुछ नहीं था। बाज़ औक़ात बचपन और लड़कपन के बाद जवानी आती है। फ़िक्र और परेशानियाँ पहले डेरा डाल लेती हैं। आज भी उनके घर में मेहमान आए हुए थे। चहल पहल थी, सबके चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया थे। एक वो थी कि जो तफक्कुरात चेहरे पर सजाए मेहमानों के लिए किचन में अनवाए इक़साम के पकवान बनाने में मसरूफ़ थी। मेहमानों के आने और जाने तक वो ठीक ठाक थक चुकी थी। सबके जाने के बाद वो अपने कमरे में जाते ही लेट गई। जिस्मानी थकान से ज़्यादा उसका दिमाग सोचों की वजह से थक चुका था। सवालात और ख़दशात के बीच में जकड़ी जाने के कब उसकी आँख लग गई। बातों बातों में साइमा को अंदाज़ा हो चुका था कि उसके रिश्ते की बात पक्की हो चुकी है। साइमा की नीम रजामंदी भी शामिल थी। घर में ख़दशात भी सर उठा रहे थे। कुछ बातों को लेकर अम्मी भी फ़िक्रमंद थी, मगर अब्बा जी को लड़का बहुत पसंद आया था। अपनी बरादरी और महकमे का होने के नाते अब्बा पर जल्द शादी करने की धुन सवार हो चुकी थी। ख़दशात की जानिब गौर व फिक्र करने के बजाय उन्होंने तैयारियों को हतमी मराहिल देने पर तवज्जो मरकूज़ की हुई थी। भाई सुनिए, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। साइमा के मुतवज्जा करने पर उस दिन एकदम से दिल ज़ोर से धड़का था। या अल्लाह सब खैर हो, दिल में कहते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी जी कहिए, लगता है फिर से बिरयानी जल गई है। अरे नहीं ना, हर बात में मजाक नहीं उड़ाया करें, उसने नाराज़ होते हुए कहा। और फिर बोले, वो अब्बा ने बात पक्की कर दी है, शादी की तारीख भी तय हो गई है। अरे वाह माशाल्लाह, ये तो खुशी की बात है। मैंने झट से कहा, वो तो ठीक है, पर लड़का? उसने रुकते रुकते कहा, क्या हुआ लड़के को? कुछ ख़ास नहीं, बस मैं उसे नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। ओह अच्छा, ये बात है, तो शादी के बाद अच्छे से जान पहचान कर लीजिएगा। वैसे आपको अभी जानना ज़रूरी भी नहीं, अब्बा ने जान लिया ये काफ़ी है। मेरी बात पर वो चुप हो गई। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सब खैर। उसने आखिरी अल्फाज कहे। या आखिरी अल्फाज वो कहना कभी नहीं भूली थी, दुआ कब नहीं करता, मैंने जवाबन कहा। साइमा शादी के जोड़े में अपनी मूरत जैसी लग रही थी, बहुत ही प्यारी मगर डरी हुई। तेज़ लाइटों की रोशनी और मेकअप की कसरत के बावजूद चेहरे पर तफक्कुरात के रंग छुप नहीं पाए थे। ख़वातीन में घिरी हुई साइमा की नज़रें मुझ पर पड़ी तो उस वक्त भी उसने फिर वही सवाल पूछा, भाई मेरा नसीब? मैंने टोकते हुए कहा, बस चुप रहें, अच्छे नसीब लेकर आई हैं, सब खैर होगा। बहन और भाई के दरमियान यह मुकालमा सिर्फ निगाहों के दरमियान हुआ। वैसे भी बहन भाई के दरमियान की गुफ्तगू कोई समझ भी नहीं सकता। आज वो अम्मी के घर आई हुई थी। कॉल पर बात चल रही थी। अम्मा सलावातें सुना रही थी, इतने दिनों के बाद याद आई वगैरह। अम्मा साइमा कैसी हैं? मोबाइल नहीं लिया अभी तक, मैंने बात को रुख बदलते हुए पूछा। जैसी भी हैं खुद बात कर ले, उन्होंने पास बैठी साइमा को मोबाइल पकड़ाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम, इस बार मौदबाना सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? कहाँ है कंजूस शौहर की अहलिया? अभी तक भाई साहब ने फ़ोन नहीं दिलाया? मैंने सारे सवाल एक ही सांस में कर डाले। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। काहे? मैंने ज़ोर देते हुए कहा। पता नहीं, उसने फिर इख्तसारा कहा। अरे ऐसे कैसे पता नहीं, मैं कुछ और कहता। उसने फ़ौरन कहा, छोटू कैसा है? आप अम्मी की तरफ चक्कर लगा जाए ना। अभी मैं इधर ही हूँ जी, क्यों नहीं लगाते हैं चक्कर पर? आप ठीक तो हैं ना? खुश खुर्रम और हर वक्त चहकती रहने वाली साइमा की मुरझाई हुई आवाज़ ने मुझे फ़िक्रमंद कर दिया था। जब आप आएंगे तो सब बता दूंगी, उसने फिर मुख्तसर जवाब दिया और अम्मा को फ़ोन पकड़ा दिया। शायद वो रोने लगी थी या फिर उसका दिल भर आया था। अम्मा क्या हुआ साइमा को? मैंने अम्मा को मुखातिब करते हुए पूछा। कुछ भी नहीं पुत्र, तुसी इस इतवार को और घर आ जाओ। जी अम्मी जी, मैंने कहा और फ़ोन मुनक़ता कर दिया। आज इतवार था, सुबह ही अम्मा की कॉल आ गई थी। पुत्र कितनी देर में निकलना है? उन्होंने पूछा। बस तैयारी करके आपकी तरफ ही आना है, मेरे जवाब पर मुतमईन हो गए और फिर कॉल मुनक़ता कर दी। घर पहुंचने तो दरवाजे पर साइमा मुंतज़िर थे। आज बाबुल की राज दुलारी और प्यार सुधार गई में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा था। साइमा की फ़िक्र हकीकत का रूप धार चुकी थी। चेहरे पर मायूसी और नाउमीदी आया थी और वो कुछ बताती सब कुछ वाज़िया दिखाई दे रहा था। पुत्र, अम्मा ने सर पर हाथ रखते हुए कहा और उनकी आंखें भर आईं।
जिसे अपना समझ कर भेजा वो गैरों से बदतर निकले। बहू की सूरत में बेटी दी थी, मगर उस नसीबो जली को तो बहू की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। सिर्फ 6 माह में वो सब हुआ जो किसी उम्र भर के खातून के साथ नहीं होता है। मार पीट, ताने, नौकरानी जैसा सलूक और बहुत कुछ। इख्तिताम यह कि बेटी की सांसें चलती रहें, इसलिए अब उसे वापस बाबुल के घर ले आए हैं। घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था, शोक जैसा माहौल था। किसी का खून हुआ था जो बज़ाहिर दिख नहीं रहा था। वो खून शायद अरमानों का था, फिर उम्मीदों का। दिल बिखरे थे या फिर एक ज़िंदगी ज़ाया हुई थी। हर फर्द को लग रहा था कि साइमा की उम्मीदों का कसूरवार वही है। खुद ही खुद मैं ठहरी अपने सवालों को दिल में बसाए। साइमा दीवार के साथ खड़ी मुझ में से फिर वही सवाल कर रही थी। भाई वो मेरा नसीब। आज तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज ना थे। पता नहीं कहाँ से मेरी आंखों के किसी कोने से 2 कतरे निकले, गालों पर से फिसलकर ज़मीन में दफन हो गए, जिन्हें मैंने बहुत महारत से छुपा लिया था। क्यों पता था बहन है ये कतरे भी तकलीफ़ दे जाएंगे। साइमा की निगाहें मुझसे शिकवा कर रही थी। शायद वो मुझसे कह रही थी कि मैंने ज़्यादा क्या मांगा था सिवाय चंद लुक़्मे ज़िंदा रहने के लिए, और एक मोहब्बत करने वाला शौहर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उसकी हालत ज़ार बता रही थी कि उसने इसके लिए जद्दोजहद